वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू दिशा ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम। सो अभी तक के लेक्चर्स में हमने देखा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल एंड एक्सियल स्ट्रेसेस के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव एंड कन्वेंशनल बोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सी चीज़ें यहाँ से पूछ ली जाती है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने का पर्पस क्या है और क्यों हम इसको बनाते हैं। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर से बनाया था कि टू डायमेंशनल कंडीशन में हमारे पास जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं वो तीन होते हैं, दैट इज एक्सियल फोर्स, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ये तीन जो होते हैं हमारे पास, ये इंटरनल फोर्सेस होते हैं हमारे पास टू डायमेंशनल कंडीशन में। तो व्हेन वी टॉक अबाउट शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बीम के केस में हम लोग एक्सियल फोर्स को नहीं लेते हैं, हम केवल कंसीडर करते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। मीन्स हम बीम को अपने एक्सियली रिजिड मानते हैं, और इसका रीज़न ये होता है कि बीम का साइज़ बहुत बड़ा होता है, और साइज़ बहुत बड़ा होने के कारण एक्सियल डायरेक्शन में उसके अंदर डिफॉर्मेशन बहुत कम आते हैं, जिस वजह से हम बीम को एक्सियली रिजिड मानते हैं। और न केवल बीम बल्कि हम फ्रेम्स को भी अपना एक्सियली रिजिड ही मानते हैं। बस केवल हम एक्सियल फोर्स जो लेते हैं वो ट्रस के केस में हम ट्रस मेंबर जो होते हैं उस केस में हम एक्सियल डिफॉर्मेशन भी अपना ले लेते हैं। बट बीम्स और फ्रेम के केस में हम कोई भी एक्सियल डिफॉर्मेशन यानी एक्सियल फोर्स की वजह से कोई भी एक्सियल डिफॉर्मेशन नहीं लेते हैं। तो मैंने बता दिया आपको कि इन तीन डिफॉर्मेशंस में से एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में बीम की जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम केवल शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो स्ट्रेसेस बीम में डेवलप होते हैं और उन स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन बीम में आता है, जो बनता है स्ट्रेन, उसकी हम एनालिसिस करते हैं। एक्सियल फोर्स की एनालिसिस हम नहीं करते हैं। तो रीज़न उसका मैंने बता दिया, बीम के मेंबर बहुत बड़े होते हैं, बड़े होने के कारण एक्सियल डायरेक्शन में उन पर डिफॉर्मेशन बहुत ही कम आता है, और डिफॉर्मेशन कम आने की वजह से हम उसकी एनालिसिस में डिफॉर्मेशन कम आने की वजह से स्ट्रेस कम बनेगा, और स्ट्रेस कम बनने की वजह से स्ट्रेन भी कम बनेगा। और दिस इज द रीज़न व्हाई वी डू नॉट कंसीडर एक्सियल फोर्स इन द केस ऑफ एनालिसिस ऑफ बीम्स एंड फ्रेम्स ऑल्सो। अब बात कर लेते हैं कि बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम बनाने का पर्पस क्या है। तो बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम बनाने का पर्पस है, से आई हैव अ बीम, मेरे पास ये बीम है, सपोज सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये मेरे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, और इस बीम में मुझे यूडियल इस बीम पे लग रहा है। ये जो लोड होता है ये मैं आपको भी बाद में बताऊंगा कौन से लोड को हम पॉइंट लोड बोलते हैं, किसको यूडियल किसको यूवीएल, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सपोज मान लो कि ये एक बीम है और इस पर ये यूडियल लग रहा है। यूडियल मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये इसके ऊपर यूडियल लग रहा है। इस बीम पे जो यूडियल लोड लग रहा है, इस लोड के कारण दो डिफॉर्मेशन होंगे, मतलब दो तरह की एनालिसिस हम इसमें करेंगे, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की। तो शेयर फोर्स और एक्सियल फोर्स तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया। मैंने बोला आपको कि एक्सियल फोर्स वी हैव एलिमिनेटेड, क्योंकि सेक्शन पे शेयर फोर्स सेक्शन बहुत बड़ा होता है और एक्सियल डायरेक्शन में उस पर डिफॉर्मेशन बहुत कम आते हैं, और डिफॉर्मेशन कम आते हैं तो स्ट्रेस कम बनता है, स्ट्रेस कम बनता है तो स्ट्रेन कम बनता है तो हम एक्सियली रिजिड बीम को लेके चलते हैं, और एक्सियल फोर्स की वजह से हम कोई भी डिफॉर्मेशन बीम पे होता नहीं मानते हैं अपने एनालिसिस ऑफ बीम में, केवल शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को होता हुआ मानते हैं। तो इन ऑर्डर टू चेक कि बीम सेफ रहेगा या नहीं, हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के कारण स्ट्रेस निकालेंगे, और उस स्ट्रेस को निकालने के लिए हमें चाहिए होगी क्या चीज़ें, बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम। और उस बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स डायग्राम का हर एक ऑर्डिनेट शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट रिप्रेजेंट करेगा, यानी वो हर एक जो भी डायग्राम हम शेयर फोर्स का बनाने जा रहे हैं और बेंडिंग मोमेंट का बनाने जा रहे हैं, उसका हर एक ऑर्डिनेट शेयर फोर्स की वैल्यू और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। और उस शेयर फोर्स की और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद हम उनकी वजह से लगता हुआ स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं। तो अभी देखते हैं कि ये ऑर्डिनेट मतलब इसका, सपोज ये जो डायग्राम है इसका अगर हम एसएफडी बना रहे हैं, सपोज ये ऐसा बन गया इसका एसएफडी। अब ये कैसे बना ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए खाली मैं बता रहा हूँ कि पर्पस क्या है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम का। ये इसका एसएफडी बन गया और ये इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया।
ये इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया, ये जो बीम है। और यहाँ पे सपोज ये जो है, ये कोई सेक्शन मैंने लिया, सपोज इसको मैंने ए कह दिया, तो इस सेक्शन के ये भी ए हो गया, ए डैश, और ये भी ए डैश। तो ये जो ऑर्डिनेट है ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम है और ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। तो ये जो ऑर्डिनेट है इसको हम बोल देते हैं सपोज वी बी, और इसको हम बोल देते हैं एम बी। तो ये वी बी का मतलब है शियर फोर्स एट सेक्शन ए, एम बी का मतलब है बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन ए। तो अब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ये ऑर्डिनेट हमें बताएगा, ये जो वी बी है ये ऑर्डिनेट हमें बताएगा कि शियर फोर्स सपोज ये पॉइंट बी है, ये ए है और ये सी है। तो ये जो वी बी है ये हमें बताएगा कि शियर फोर्स एट बी पे क्या है, और ये जो एम बी है ये हमें बताएगा कि बेंडिंग मोमेंट एट बी क्या है। तो ये भी बी पॉइंट हो गया, ये बीम का बी पॉइंट है। ये ए सेक्शन हमने लिया है, ए डैश सेक्शन यहाँ पे लिया है, तो ये सब हो गया। तो अब अगर हम मैं ऐसा डायग्राम बनाऊं जिसका हर एक ऑर्डिनेट की वैल्यू सेक्शन की बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स वैल्यू बताए, जैसे मैंने ये बताया, तो इसका हर एक ऑर्डिनेट, मतलब ये वाला ऑर्डिनेट ले लो, चाहे ये वाला ऑर्डिनेट ले लो, चाहे ये ले लो, कोई सा भी ऑर्डिनेट इसका ले लो, इस केस में ये ले लो। तो अगर मैं कोई एक ऐसा डायग्राम बनाऊं जिसका हर एक ऑर्डिनेट उसकी बेंडिंग मोमेंट या शियर फोर्स वैल्यू बताए, तो ऐसे डायग्राम को हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम बोलते हैं। तो अब ये बात कर लेते हैं कि इसका यूज़ क्या है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम का। तो हमें अगर किसी भी सेक्शन की सेफ्टी चेक करनी है तो वहाँ का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम पता होना चाहिए। And when we got the values of bending moment and shear force, then we can easily calculate the stresses developed due to bending moment and shear force, and finally we can calculate the strain due to those stresses। तो ये इसका पर्पस हो गया। हमें फाइनली चेक करना है कि बीम सेफ है या नहीं है। उसके लिए हमें क्या होना चाहिए कि किसी भी सेक्शन की अगर सेफ्टी चेक करनी है तो वहाँ का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम पता होना चाहिए। एंड व्हेन वी गॉट द वैल्यूज ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, तो उसके कारण वहाँ पे स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे, एंड देन विल चेक इट इज सेफ और नॉट। तो हम, और एक्सियल फोर्स मैंने बता रखा है कि एक्सियल फोर्स, क्योंकि हमारे जो एक्सियल फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन होता है बीम के केस में और ट्रस फ्रेम्स के केस में वो बहुत ही कम होता है, तो हम एक्सियल फोर्स यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, खाली बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स करेंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो कि शियर फोर्स डायग्राम क्या होता है। तो शियर फोर्स डायग्राम ऑफ अ मेंबर रिप्रेजेंट्स value of shear force at various section in the beam। shear force diagram of a member represents value of shear force at various section on the beam, and bending moment diagram represents value of bending moment diagram represent value of bending moment at various section of the beam। अब shear force की definition लिख लीजिए। definition of shear force at a section। shear force at a section is a result of all transverse loading either to the left or to the right of the section। अब यहाँ पे shear force देख लेते हैं कि shear force जो डेफिनेशन मैंने दिखाई, और दूसरा shear force का साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। तो अब साइन कन्वेंशन देख लेते हैं shear force का। तो से आया हुआ सेक्शन, मेरे पास कोई एक सेक्शन है, ये सपोज कोई सेक्शन है, तो सेक्शन के लेफ्ट में जितने भी, सपोज ये सेक्शन है, सेक्शन के लेफ्ट में लगते हुए अगर सारे के सारे ट्रांसवर्स लोड का जो रिजल्टेंट है वो अगर अपवर्ड हो, मैंने कहा सेक्शन के सपोज लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे ट्रांसवर्स लोड, ट्रांसवर्स होता है मतलब परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, मीन्स ऐसा लोड परपेंडिकुलर लग रहा हो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के। तो सेक्शन के लेफ्ट के सारे ट्रांसवर्स लोड्स का रिजल्टेंट अगर अपवर्ड हो, या सेक्शन के राइट के सारे ट्रांसवर्स लोड का रिजल्टेंट डाउनवर्ड हो, तो ऐसी कंडीशन में हम शियर फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं। शियर फोर्स का साइन ऐसे कंडीशन में होता है पॉजिटिव। वहीं अगर सेक्शन के, सपोज ये सेक्शन है, सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड के सारे के सारे ट्रांसवर्स लोड का रिजल्टेंट अगर डाउनवर्ड हो, और सेक्शन के राइट हैंड साइड में सारे के सारे ट्रांसवर्स लोड का रिजल्टेंट अपवर्ड हो, तो हम शियर फोर्स को नेगेटिव लेते हैं। ये तो साइन कन्वेंशन हो गया शियर फोर्स का। अब देख लेते हैं कि शियर फोर्स सेक्शन पे निकालते कैसे हैं। तो सपोज मेरे पास ये एक बीम है और मुझे इस बीम में कुछ लोडिंग दी हुई है
और मुझे किसी सेक्शन पे शियर फोर्स कैलकुलेट करना है। ये मेरे पास सपोज एक बीम है, सपोज सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पे इस पर 2 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है, 2 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है एट अ डिस्टेंस 4 मीटर और 2 मीटर की दूरी पे इस पर यूडीएल लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये लग रहा है 6 मीटर, ये इस पे यूडीएल लग रहा है, ये यूडीएल है, ये इस पे यूडीएल लग रहा है। तो मुझे करना है कैलकुलेट, ये इस पे 4 मीटर की दूरी पे ये लग रहा है, तो मुझे अब कैलकुलेट करना है कि इस जो बीम पे शेयर फोर्स, सपोज मेरे को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, आई हैव टू कैलकुलेट शेयर फोर्स एट दिस सेक्शन, और ये सेक्शन की दूरी सपोज यहाँ से ये 1 मीटर है। तो नाउ आई हैव टू कैलकुलेट कि फाइंड शेयर फोर्स एट सेक्शन ए। मुझे ये क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड शेयर फोर्स एट सेक्शन ए, ये मेरे पास दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना कि इस ए पे हाथ रखेंगे, ए पे हाथ रखेंगे और राइट के सारे ट्रांसवर्स लोड का, इस सेक्शन के राइट के सारे ट्रांसवर्स लोड का रिजल्टेंट निकालेंगे। हमें ए पे शेयर फोर्स चेक करना है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे अपना हाथ रखा, इस तरफ को मैं पूरा भूल गया और राइट के जितने भी ट्रांसवर्स लोड है, ट्रांसवर्स लोड मतलब परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के सारे जो ट्रांसवर्स लोड है उनका रिजल्टेंट निकालेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हाथ रखेंगे और यहाँ इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे लग रहे सारे के सारे ट्रांसवर्स लोड का रिजल्टेंट निकालेंगे ए सेक्शन के। तो ऐसा करने के लिए मुझे रिएक्शन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये सपोज ए पॉइंट है, ये बी एंड है बीम का, ये ए एंड बीम का है और ये बी एंड है बीम का, ठीक है, और ये ए एंड बी एंड। तो मुझे रिएक्शन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ट्रांसवर्स लोड कैलकुलेट करने के लिए बीम इस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जितने भी ट्रांसवर्स लोड हैं, तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए मैं एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज़ करूँगा। मैंने बताया था कि अगर हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो सारे के सारे फोर्सेस का समेशन जो होता है वो जीरो होता है, सारे के सारे मोमेंट का समेशन भी जीरो होता है। तो यहाँ पे मैं जितने भी वर्टिकल फोर्सेस इस बीम में लग रहे हैं उन सब का समेशन जीरो मान लेता हूँ। मीन्स हमने जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ करी, तो ये आप लिख लेना यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन। पहले तो लिख लेना कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शंस। पहला जो काम है हमारा वो है रिएक्शन कैलकुलेट करना। इस लोड की वजह से इसमें रिएक्शन आएगा सपोर्ट में, तो कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। अब पहली जो चीज़ है रिएक्शंस में, तो हमें क्या है कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन का हमने यूज़ किया है कि समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस अगर मैं 0 मानूं तो जितने भी वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का समेशन मैं 0 मानता हूं। तो यहाँ पे सपोज ये जो रिएक्शन डेवलप हुआ है ये R1 हुआ है और ये जो रिएक्शन डेवलप हुआ है ये R2 हुआ है। तो अगर मैं केवल वर्टिकल फोर्सेस की बात करूं तो R1 माइनस ये नीचे की तरफ लग रहा है 2 किलो न्यूटन है, 20 किलो न्यूटन है। R1 माइनस 20 किलो न्यूटन, ये यूडीएल लग रहा है, यूडीएल है 10 किलो न्यूटन पर मीटर का, 10 किलो न्यूटन पर मीटर माइनस 20 किलो न्यूटन माइनस 10 इंटू 6 R2 प्लस R2। तो इन सब का जो समेशन होगा वो 0 होगा अगर बीम को इक्विलिब्रियम में रहना है। तो R1 अपवर्ड फोर्स लग रहा है उसको मैंने पॉजिटिव दिखाया है, डाउनवर्ड लोड जो लग रहा है उसको मैंने नेगेटिव दिखाया है। तो R1 माइनस 20 माइनस 10 इंटू 6, 10 इंटू पूरी दूरी 6 प्लस R2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से R1 R2 की वैल्यू आ जाती है, R1 प्लस R2 हमारा आ जाता है 80। तो R1 प्लस R2 हमारा आ गया 80। तो पहली जो इक्विलिब्रियम करी हमने, इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करी, उससे हमारी ये एक वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 2 है, सॉल्व तो नहीं हो पाएगा, तो एक और इक्विलिब्रियम यूज करनी पड़ेगी। अब मैं क्या करता हूँ कि समेशन ऑफ मोमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट सी, अबाउट ए को मैं 0 मान लेता हूँ। मीन्स समेशन ऑफ मोमेंट
इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट ए को मैं क्या मान लेता हूँ, अबाउट ए पे मैं निकालता हूँ। पहली इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो मैंने ये यूज़ की कि समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0। दूसरी जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मोमेंट निकाल रहा हूँ ए पॉइंट पे। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि मोमेंट मैं ए पॉइंट पे क्यों निकाल रहा हूँ, यहाँ पे 0 क्यों ले रहा हूँ मोमेंट को। मोमेंट मैं बीम के किसी भी पॉइंट पे ले लूँ, मेरी मर्जी है, मैं कहीं पे भी ले लूँ 0 ही आएगा। समझो कि बीम इक्विलिब्रियम में है, तो मैंने बताया था कि समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0, समेशन ऑफ मोमेंट 0, तो मोमेंट मैं कहीं पे भी ले सकता हूँ। बट यहाँ पे इस ए एंड के अबाउट मोमेंट लेने का लॉजिक ये है कि यहाँ से मुझे डायरेक्टली R2 की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि R1 तो 0 हो जाएगा, डायरेक्टली मुझे R2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मोमेंट अबाउट पॉइंट ए ले रहा हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मोमेंट अबाउट ए लेने के लिए तो दूसरी जो मैंने यूज़ किया है वो किया है समेशन ऑफ मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0। ये मैंने दूसरी इक्वेशन जो है अपनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज़ किया है यहाँ कि समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी इज इक्वल टू 0, और मैंने कहा है कि सेंस क्या है हमारा, क्लॉकवाइज सेंस में। तो ठीक है, तो 20 इंटू 4 ये हो गया 20 इंटू 4 ऐसा रोटेशन, 20 इंटू 4 माइनस नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, नीचे वाले लोड मैंने क्या माना है प्लस। इस प्लस माइनस के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आपने नीचे हुए लगते हुए लोड को नेगेटिव लिया है तो ऊपर वाले को प्लस लेंगे, ऊपर वाले को प्लस लिया है तो मतलब उसका रेसिप्रोकल कर देंगे जो आपने जैसे भी लिया है। तो ये 20 इंटू 4 प्लस 10 इंटू, मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, प्लस 10 इंटू 6, ये यूडीएल आ गया 10 इंटू 6 इंटू इसकी दूरी कितनी है यहाँ से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ऐसा नहीं लेंगे। ये 6 मीटर की दूरी पे लग रहा है यूडीएल, ये तो हमारा यूडीएल लगा। अब इसकी जो दूरी हम यहाँ से लेंगे तो दिस यूडीएल कैन बी थॉट ऑफ एज पॉइंट लोड। तो इसको पॉइंट लोड बनाने के लिए मैं इसको बीम के सीजी से लगता हुआ मानूंगा। अब बीम के सीजी से लगता हुआ मानने के लिए ये जो 6 मीटर की दूरी पे हमारा यूडीएल लगा है, हम इसको ले लेंगे आधा, 3 मीटर, 6/2। तो 3 मीटर की दूरी पे इस यूडीएल को हम कैसे कंसिडर कर रहे हैं कि ये एक पॉइंट लोड की तरह इस पर लग रहा है। मैंने इसका सीजी लिया, इतने ये जो डिस्टेंस है पूरी 6 मीटर पे यूडीएल लग रहा है, मुझे इसको एज अ पॉइंट लोड ट्रीट करना है। तो मैं इसको ऐसा मानूंगा कि ये इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लग रहा है, मतलब एक सीजी पे लग रहा है इस बीम की, इस इतने पोर्शन के आधे पे लग रहा है। बस सीधे याद रखना है कि 6 मीटर है तो इसके आधे पे लग रहा है। तो 3 मीटर यहाँ से हो गया और 4 यहाँ से हो गया, 4 और 3 7 और 2 9, तो ये हो गया 9, इतना आ गया। अब दूसरा क्या है, अब कौन सा लोड बचा, ये बचा। अब ऊपर लगता हुआ मैं माइनस ले रहा हूँ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस बन गया। ये तो क्लॉकवाइज बन रहा था, यहाँ से भी क्लॉकवाइज है। 20 इंटू 4 इक्वल टू 20 इंटू 4 प्लस ये पूरा 10 इंटू 6 इंटू 9, ये अबाउट ए पॉइंट के। अब R2 इंटू माइनस R2 इंटू कितनी दूरी हो गई, 6 और 6 12, माइनस R2 इंटू 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें डायरेक्टली R2 की वैल्यू मिल जाएगी, वो आप कैलकुलेट करके मुझे कैलकुलेट कर लेना, मैं डायरेक्टली ले लेता हूँ। R2 की जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो आ रही है 51.66 किलो न्यूटन। अभी मैंने न्यूटन किलो न्यूटन कुछ हाँ लिखा है, किलो 51.66 किलो न्यूटन। तो R2 ये आ गया। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ R2 ओवर हियर वी विल स्ट्रेट अवे गेट द वैल्यू ऑफ R1। यहाँ से हमें R1 मिल जाएगा। R2 की वैल्यू को अगर हम यहाँ इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें R1 मिल गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से जो हमें R1 मिला है वो मिला है 28.33 किलो न्यूटन, 28.33 किलो न्यूटन। ठीक बात हो गई, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और है, इस रिएक्शन को मैंने अभी तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन कंडीशन यूज़ करी, वर्टिकल फोर्सेस 0 माने, मोमेंट 0 माने, तो ये ना थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था कि पीवी वो ये बताया था। एक तो मेथड ये हो गया, अब इसको आपने नोट कर लिया होगा। एक दूसरा मेथड भी है, वो थोड़ा इससे इजी मेथड है। हम डायरेक्ट फार्मूले का यूज़ करेंगे, ऐसी कंडीशन हमारे पास कभी आएगी, और डायरेक्टली रिएक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड ये है कि ये R1 है, R2 मैंने बताया। तो मैंने कहा था आपको कि अगर मेरे को डायरेक्टली R1 निकालना है, लोड मैंने आपको कहा था कि अगर इसके अपोजिट लग रहा है, रिएक्शन के अपोजिट ही लोड लग रहा है, लगता ही है रिएक्शन आता ही लोड के अपोजिट है।
R1 तो दूसरे सपोर्ट से लगता हुआ डिस्टेंस की दूरी इनटू लोड अपॉन टोटल लेंथ। ये मैंने एक फॉर्मूला बताया था। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बीम ऐसी है, ये बीम है मेरे पास, ये बीम है और ये लोड लग रहा है इस पे P, और ये डिस्टेंस है A और ये है B, और ये है R1, ये है R2। तो मैंने आपको बोला था कि R1 जो होता है हमारा PB/L ले लेते हैं। ये पूरी दूरी इसकी कितनी है, L है, PB/L। P इंटू दूसरे एंड से लगता हुआ डिस्टेंस, वैसे ही मैंने बताया था R2 इज इक्वल टू PA/L। P इंटू दूसरे एंड से लगता हुआ डिस्टेंस, इस R2 को कैलकुलेट करने के लिए। तो वही लॉजिक से हम यहाँ पे भी करेंगे। तो R1 मैंने लगा दिया इज इक्वल टू 20 इंटू दूसरे एंड से लगता हुआ डिस्टेंस कितना हो गया, 6 + 2 8, ठीक बात हो गई। अब 10 किलो न्यूटन प्लस 10 इंटू 6 पूरी दूरी इंटू इस यूडीएल को मैं पॉइंट लोड की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। दिस यूडीएल कैन बी थॉट ऑफ एज पॉइंट लोड। तो 10 इंटू 6 इंटू 3, 10 इंटू 6 इंटू ये दूरी, दूसरे एंड से लगता हुआ डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 6 7 8 9 10 11 12 ये। तो यहाँ से अगर हम R1 कैलकुलेट करेंगे तो एज इट इज़ वही आएगा जो हमने प्रीवियस उससे निकाला है, दैट इज 28.33 किलो न्यूटन, 28.33 किलो न्यूटन, ठीक बात होगी। और टोटल डाउनवर्ड लोड, अब R2 निकालना है, तो टोटल डाउनवर्ड लोड कितना आ रहा है हमारे पास, टोटल डाउनवर्ड लोड जो इसमें है वो कितना है, टोटल डाउनवर्ड लोड है हमारे पास 20 प्लस 10 इंटू 6, ये टोटल डाउनवर्ड लोड है। इससे R1 घटा देंगे तो हमें R2 मिल जाएगा माइनस 28.33, ये कितना है 10 इंटू 60 प्लस 80, 80 में से ये घटाएंगे तो हमें R2 की वैल्यू, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, R2 की वैल्यू मिल जाएगी। वो आ जाएगी हमारे पास 51.66 किलो न्यूटन। तो इससे करेंगे, वो पहले वाला मेथड बच्चों वाला मेथड था, बहुत टाइम लग जाएगा उस पर। ये वाला मेथड से हम करेंगे, डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे R1 और R2 की वैल्यू। अब जो बात इसमें आती है कि शेयर फोर्स क्या होगा, फाइनल रिएक्शन हमने निकाल दिए, अब शेयर फोर्स क्या होगा। तो शेयर फोर्स निकालने के लिए एट सेक्शन AA मैं क्या करूंगा, लेफ्ट के सारे एंड राइट के सारे ट्रांसवर्स लोड को देखूंगा। AA सेक्शन के लेफ्ट के सारे ट्रांसवर्स लोड और AA सेक्शन के राइट के सारे ट्रांसवर्स लोड। ट्रांसवर्स लोड मतलब परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, मीन्स यहाँ से सिंपल देखो ना, ये वाला लोड ट्रांसवर्स लोड, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ये, ट्रांसवर्स डायरेक्शन ये, परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो ट्रांसवर्स लोड जितने भी लग रहे हैं सेक्शन के राइट हैंड साइड और सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड सेक्शन अंडर कंसिडरेशन हमारा है AA। तो मैंने कहा कि शेयर फोर्स एट सेक्शन AA निकालने के लिए ट्रांसवर्स लोड राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जितने भी लग रहे हैं वो हम देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसवर्स लोड क्या लगा, एक तो ये R1 जो रिएक्शन है 28.33 लगा, डाउनवर्ड 20 किलो न्यूटन लगा, और ये यूडीएल की वजह से 10 किलो न्यूटन और नीचे लगा। फिर अब सेक्शन के राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो ये 10 इंटू 5 50 ऊपर लगा, और R2 50 कहाँ लगा, नीचे लगा, डाउनवर्ड लोड। और रिएक्शन जो R2 है वो कितनी है 51.67 किलो न्यूटन। तो अगर अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, मतलब इन सब का ऐड करता हूँ सबको, 20 प्लस 10 30, 30 क्या है डाउनवर्ड तरफ और 28.33 अपवर्ड, तो 28.33 माइनस 30 तो कितना आ जाएगा 1.67 आ गया। तो ये जो लोड आया ये डाउनवर्ड की तरफ आया। सिमिलरली यहाँ करेंगे 51.67 माइनस 50, तो 1.67 किस तरफ आया, ऊपर की तरफ, तो ये 1.67 किलो न्यूटन। तो हमने देखा कि जितने भी सारे के सारे ट्रांसवर्स लोड एट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन और राइट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन का समेशन हमारा कितना आ गया 1.67। यही शियर फोर्स होता है कि सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड या सेक्शन के राइट हैंड साइड जितने भी ट्रांसवर्स लोड लग रहे हैं सबका समेशन जो है वो बराबर है। और इसका जो सेंस है वो कैसा बन रहा है, देखो मैंने क्या कहा था कि लेफ्ट पे लगते हुए सारे के सारे ट्रांसवर्स लोड का रिजल्टेंट अगर डाउनवर्ड हो, या सेक्शन के राइट हैंड साइड पे लगते हुए सारे के सारे ट्रांसवर्स लोड का रिजल्टेंट
अगर अपवर्ड हो, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो शेयर फोर्स का साइन होता है वो होता है नेगेटिव। तो ये शेयर फोर्स, देयरफॉर शेयर फोर्स एट ए हो जाएगा हमारा -1.67 किलो न्यूटन। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ देख लेते हैं कि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है कि जैसे शियर फोर्स है वैसे ही बेंडिंग मोमेंट है। इसमें मैंने कहा था कि सारे के सारे ट्रांसवर्स लोड राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन, उसमें मैं बोलूँगा सारे के सारे ट्रांसवर्स लोड्स का मोमेंट आइदर टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन और टू द राइट ऑफ द सेक्शन। तो इसको हम क्वेश्चन की तरह समझेंगे। और इसमें एक चीज़ और है कि साइन कन्वेंशन जो इसका होता है, तो अगर कोई लोड या मतलब कोई मोमेंट बीम को ऐसे डिफ्लेक्ट करे, तो बीम में क्या आ गई, सैगिंग आ गई। ये सपोज मैं एग्जांपल से बताता हूँ आपको। ये कोई बीम है, ये कोई बीम है और बीम का जो मोमेंट है, इस मोमेंट की वजह से बीम कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाए, ऐसे। तो ये मोमेंट लगा और बीम ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, तो सैगिंग आ गई। तो ऐसी कंडीशन में हम बेंडिंग मोमेंट को लेते हैं अपना पॉजिटिव। और अगर लोड लगा ऐसे और बीम में ऐसे हॉगिंग आ गई, मतलब नीचे की तरह ऐसे ऐसे, इसका जो कॉनकेव पोर्शन है, ये जो अपवर्ड पॉइंट करे, यहाँ पे तो डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा था, ये अपवर्ड पॉइंट कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट को नेगेटिव। तो कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड, तो सैगिंग में क्या हो रहा है, कॉनकेव अपवर्ड कर्वेचर बना रहा है और हॉगिंग में कॉनकेव डाउनवर्ड कर्वेचर बना रहा है। तो ये होता है बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन। तो अगर सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड के सेक्शन के लेफ्ट साइड में ऐसा मोमेंट लगे जो बीम को इस तरह से कर दे, इस तरह से डिफ्लेक्ट कर दे, अगर सेक्शन के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, लेफ्ट बीम के लेफ्ट साइड में, किसी सेक्शन के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में ऐसा मोमेंट लगे जो बीम को जो है इसके जो एंड्स हैं इनको ऐसा डिफ्लेक्ट कर दे, जैसा मैंने बताया अभी, ऐसा कर दे, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। ये जो टॉपिक है ये है बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन, मैं आपको बता रहा हूं। या लेफ्ट साइड में ऐसा मोमेंट लगे या राइट साइड में सेक्शन के ऐसा मोमेंट लगे जो बीम को ऐसे डिफ्लेक्ट कर दे, ऐसे मींस ऐसे डिफ्लेक्ट कर दे, तो इसको हम बोलेंगे हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। तो ये हो गया नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, इसको बोलते हैं हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। तो ये हो गया हमारा सैगिंग बेंडिंग मोमेंट और ये हो गया हमारा हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। तो हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट कैसा हो गया, ऐसा, और सैगिंग बेंडिंग मोमेंट कैसा हो गया, ऐसा। तो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट को हम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट बोलेंगे और हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट को हम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट बोलेंगे। तो अब मैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ सेक्शन ए पे। तो मैंने कहा शियर फोर्स के केस में मैंने कहा कि सारे के सारे ट्रांसवर्स लोड का रिजल्टेंट आइदर लेफ्ट टू द राइट, आइदर लेफ्ट और टू द राइट ऑफ द सेक्शन। बेंडिंग मोमेंट के केस में वही ट्रांसवर्स लोड, बट उनका मोमेंट आइदर टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन। तो ये जो मैंने अभी तक कैलकुलेट किया R1 R2 ये सारी रिएक्शन मैंने कैलकुलेट कर लिए। ये मैंने निकाला 28.33 और ये हमारा आ गया था 51.67 किलो न्यूटन। तो सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड का देख रहे हैं पहले, तो ये 28.33 और मोमेंट ले रहा हूं मैं अबाउट पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट में मोमेंट, ए सेक्शन के अबाउट में मोमेंट ले रहा हूं। तो 28 इस 28.33 इस रिएक्शन की वजह से कैसा मोमेंट डेवलप होगा, ऐसा। तो 28.33 ये जो है ये हो जाएगा 28.33 मल्टीप्लाई बाई इसकी दूरी, तो 4 5 6 7 इंटू 7। एक तो ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है इस पॉइंट के अबाउट ए के 20 इंटू 2 इंटू 1 यानी 3 मीटर। ये ऐसा मोमेंट बना रहा है इसके अबाउट। अब बात कर लेते हैं राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड पे कौन सा लोड है, ये 10 किलो न्यूटन है। ये 10 किलो न्यूटन इंटू इसकी दूरी कितनी है यहाँ से 5 मीटर, ठीक है। कैसा मोमेंट दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज 10 अबाउट ए के। तो 10 इंटू 5 इंटू 10 इंटू
5 इंटू, मैंने कहा था कि यूडीएल को भी हम कैसे लेते हैं, पॉइंट लोड की तरह लेते हैं। तो ये तो यूडीएल की वैल्यू आ गई, बट ये लगता हुआ हम कहाँ पे मानते हैं, इतने पोर्शन के सेंटर पे। तो इतने पोर्शन का सेंटर क्या होगा, 5/2 इंटू 2.5, ये हो गया इंटू 2.5, ठीक है। फिर ये R2, तो इसकी वजह से कैसा आया, ये जो है ये ऐसा मोमेंट दे रहा है। अब ये R2 ये कैसा देगा, 51.67, R2 कैसा देगा, ऐसा देगा 51.67 इंटू इसकी दूरी 5 मीटर, ठीक है। तो इन सबको मैंने कैलकुलेट किया, आप कैलकुलेट करना, और फाइनली ये आ जा रहा है हमारे पास ऐसा मोमेंट लगता हुआ 133.31 और ऐसा मोमेंट लगता हुआ 133.31। तो मैंने आपको बताया था ये किस तरह से डिफ्लेक्ट कर रहा है, ये जो लोड है, ये जो मोमेंट है, ये जो मोमेंट हमने फाइनली कैलकुलेट किए सेक्शन ए पे, ये कैसा डिफ्लेक्ट कर रहा है, ऐसा। इसको मैंने क्या कहा था, सैगिंग, ये सैगिंग क्रिएट कर रहा है बीम में। तो सैगिंग को मैंने क्या कहा था, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। तो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा एट ए, देयरफॉर बेंडिंग मोमेंट एट ए, ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू पॉजिटिव 133.31 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कल से हम अपना शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के जो रिलेशनशिप होता है और जो मेथड्स होते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम के, दैट इज़ ग्राफिकल अप्रोच, एनालिटिकल अप्रोच, बहुत सारे अप्रोच हैं, तो उन पे चर्चा कर लेंगे कि हमने कौन से अप्रोच से इस चैप्टर को डील करना है अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्लीज़ ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।